morning everyone. Welcome in the class of economics. So students, we were discussing chapter number 9th of Indian economic development, right? And till yet we have discussed the topics like meaning and function of environment. We have covered the topic global warming and ozone depletion in our previous class. Then I have given you a task of going through the topic soil erosion, air pollution, deforestation, etc. I hope you might have covered these topics already. Now today we have to discuss the biodiversity loss and then we will discuss a part of air pollution. कुछ पोर्शन तो आपने कर लिया होगा, जो छोटा सा मुझे लगता है एक्सप्लेनेशन की जहाँ रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको समझा दूंगी. तो देखिए पहले बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की. बायोडाइवर्सिटी क्या है? हमारे अर्थ पे जो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अवेलेबिलिटी है अलग अलग काइंड के लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसके कॉम्बिनेशन को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, जो सभी आपस में इंटरलिंक्ड है. अगर मैं बहुत आसान लैंग्वेज में बात करूं, जो एनॉर्मस वैरायटी ऑफ लाइफ हमारी अर्थ पे है, अलग अलग तरीके से सस्टेन कर रही है, उसी का कॉम्बिनेशन बायोडाइवर्सिटी है. ठीक है, हर लिविंग थिंग इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स, इवन द बैक्टीरियाज, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, उन सभी लिविंग थिंग्स को जब हम साथ में काउंट करेंगे तो जो टर्म यूज होती है वो टर्म है उनको रिप्रेजेंट करने की बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, अब ये बायोडाइवर्सिटी आपको शो करती है कि बहुत ही वेरिएबिलिटी है, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक तरफ हम हैं ह्यूमंस, तो दूसरी तरफ एनिमल्स, तीसरी तरफ है हमारे प्लांट्स और उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो ऐसे बहुत अलग अलग वेराइटी के आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे देखने को मिलेंगे और उनके अंदर बहुत सारे इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस भी आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या क्या बता रहे हैं, देखिए वर्ड टू वर्ड रीडिंग नहीं करवा रही हूँ, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आप 7th 8th में बहुत बार पढ़ चुके हैं ये चीजें. अब ये कह रहे हैं वर्ल्ड की ह्यूमन पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास ओवरऑल 17% पॉपुलेशन है, यानी एंटायर वर्ल्ड की ह्यूमन पॉपुलेशन में 17% ऑफ पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, और लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की जितनी है उसकी 20% इंडिया में है. बहुत बड़ी बात है ये. एंटायर वर्ल्ड का 1/5 लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन तो हमारे नेशन में ही है. ठीक है, बट अब देखिए ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तो वर्ल्ड के ज्योग्राफिकल एरिया में से हमारे पास केवल कितना है, 2.5 है. तो ऐसे में ये जो हाई डेंसिटी है पॉपुलेशन की और लाइफ स्टॉक की, ये जब हमारे लैंड पे रह रही है तो इससे प्रेशर क्रिएट हो रहा है हमारे लैंड रिसोर्सेज पे, और वो प्रेशर अल्टीमेटली हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है. एनवायरनमेंट के साथ बायोडाइवर्सिटी को भी लॉस हो रहा है, लोग भी सफर कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनवायरनमेंट सफर कर रहा है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी सफर कर रहे हैं. फिर सेकेंड पॉइंट में आपको क्या बताया गया है कि साइंटिस्ट ने ये एस्टिमेट किया दैट अराउंड 8.7 मिलियन स्पीसीज जो प्लांट्स और एनिमल्स की है वो एग्जिस्टेंस में है. लेकिन इनमें से अगर हम सॉरी और अगर हम आगे बात करें 1.2 मिलियन स्पीसीज ही ऐसी है जिनको आइडेंटिफाई किया गया है और इंसेक्ट्स के फॉर्म में कैटेगराइज कर दिया. यानी इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो मिस्ट्री बने हुए हैं कि और कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, कभी जैसे अलग अलग तरीके से हम उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं. फिर ये कह रहे हैं बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपने फूड चेन पढ़ी होगी बचपन में, चीजें इंटरलिंक्ड होती है, राइट. वो चीज यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं की हुई है क्योंकि आपको पता होना चाहिए इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए वो जरूरी है, तो उसको यहाँ पे 12th लेवल पे दोबारा नहीं समझाया गया. यहाँ पे तो सिर्फ इतना बोला है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना इसलिए जरूरी है ताकि हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस सस्टेनेबल होके चलता रहे, क्योंकि फूड चेन का एक भी एलिमेंट अगर गायब हो जाता है तो डेफिनेटली हमारा पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम सफर करता है. तो इसलिए बायोडाइवर्सिटी लॉस को प्रिजर्व करने की जरूरत है, और बायोडाइवर्सिटी लॉस के इकोनॉमिक और सोशल दोनों कॉस्ट हमें सफर करनी पड़ती है, क्योंकि अगर इंपॉर्टेंट प्लांट्स एक्सटेंट हो जाते हैं तो हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज जो वहां से आ रहे हैं, स्पेशली जो मेडिसिन है वो और वो खत्म होती जाती है. और अगर हम बात करें कि इंपॉर्टेंट जो एनिमल्स है जो हमारी फूड चेन्स को सस्टेन कर रहे हैं या फिर जो हमारे बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, अगर वो खत्म हो जाएंगे, उनका हैबिटेट खत्म हो जाएगा, तो भी हमारे रिसोर्सेज एक्सटेंड होने लगेंगे और हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है. तो उसको कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है. यहाँ पे आपके बायोडाइवर्सिटी लॉस में बहुत डिटेल में नहीं जाना है अपने को,
इस लेवल पे ये सब अगर आप आगे कभी एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वहां आएगा। इकोनॉमिक्स का कंसर्न आपको एनवायरनमेंट से ज्यादा रिलेट करना नहीं है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो बेसिकली मॉनिटरी इकोनॉमिक्स है, राइट। तो यहाँ पे आपको इसके बारे में सिर्फ इतना ही ओवरव्यू लेना है और सीधे आ जाना है वाटर पोल्यूशन पे। वाटर पोल्यूशन यू ऑलरेडी नो, मैंने आपको रीडिंग के लिए दिया था तो आपने पढ़ लिया होगा। बस बात वही है कि फ्रेश वाटर हमारे नेशन में उतना अवेलेबल नहीं है, बहुत कम है। और आप सबको पता है कि वाटर, अभी आप अपने घरों में देख लीजिए, हमें प्योरीफायर लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो वाटर हमारे पास आ रहा है वो डिग्रेडेड वाटर है, उसकी क्वालिटी सही नहीं है, तो हमें उस वाटर को ऑलरेडी प्योरीफाई करके पीना पड़ रहा है। आप सोचिए, आप अगर देख लें बीकानेर में जो पानी आ रहा है, आप उस नहर को अगर देख ले तो पानी पीने का भी मन नहीं होगा। एक बार आई रिमेम्बर मैंने क्लास 11th वालों को दिखाया था, ठीक है। तो अल्टीमेटली फ्रेश वाटर हमारे लिए एक ड्रीम बन चुका है और इसलिए हमें उसको प्योरीफाई करके पीना पड़ रहा है। लेकिन कब तक? एक लेवल ऐसा आएगा जब हमें बहुत सारे लोगों को वो वाटर भी नहीं मिलेगा जो मिल रहा है। तो वही आपको इसमें मेंशन करके रखना है। कुछ टर्म्स दिए हुए हैं सिंपल से। एयर पोल्यूशन यू ऑलरेडी नो, जो व्हीकल्स हम यूज कर रहे हैं, जो मशीनें हम यूज कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल वर्क जो हम कर रहे हैं, उससे जो भी एयर में पोल्यूटेंट्स जा रहे हैं और एयर की क्वालिटी खराब हो रही है, वही एयर पोल्यूशन है। ये भी आपने रीड कर लिया होगा। इसके बारे में ये पूरा पोर्शन आपने रीड कर लिया होगा। हम या पढ़ेंगे सम वेज टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन से। एक ये लास्ट पॉइंट आपको करवा देती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है। India is one of the 10 most industrialized nation in the world. However, this achievement comes with unwanted and unanticipated consequences like unplanned urbanization. कुछ बच्चों को मैंने टॉपिक दिया था, आपको याद होगा, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है। आपने प्रोजेक्ट फाइल भी बनाई है इस पे। इसके अलावा pollution and the risk of accidents, the Central Pollution Control Board has identified 17 kinds of industries as significantly polluting. क्या कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हम कर रहे हैं, लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा सफर करनी पड़ रही है हमें। हम एनवायरमेंट को डिग्रेड करते जा रहे हैं। जैसे कि पीछे हमने पढ़ा था ना, नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वही सेम चीज यहाँ पे है कि ऑल्दो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द पाथ ऑफ डेवलपमेंट, लेकिन ये डेवलपमेंट हमारे लिए नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस लेके आ रहा है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें करनी चाहिए। अगर अभी तक नहीं सोचा है तो अब सोचना शुरू कर देना चाहिए। कुछ तरीके हैं पोल्यूशन कंट्रोल करने के, आप अपने आप मन से लिख सकते हैं। कैसे पोल्यूशन कंट्रोल किया जा सकता है, अभी मैं आपको बोलूं तो मेरे हिसाब से 5 to 10 पॉइंट्स तो आप आराम से बना सकते हैं। जैसे एक यहाँ पे दिल्ली मेट्रो का एग्जांपल दिया हुआ है, प्राइवेट व्हीकल्स यूज करने की जगह क्या करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मीन्स यूज करो, राइट। अगर पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज किया जाएगा तो पोल्यूशन थोड़ा सा कम होगा कंपैरेटिवली। इसके अलावा सीएनजी को प्रमोट करो इंस्टेड ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, क्योंकि ये क्लीनर फ्यूल है, राइट। इसके अलावा वापस वही, अगर मैं बात करूं इंडोर एयर पोल्यूशन जो हो रहा है, कुकिंग विलेजेस में जो एलपीजी कनेक्शंस नहीं है तो वो जो काउ डंग यूज करके या फिर अदर सोर्सेस से कुकिंग कर रहे हैं, उस फ्यूल वुड को अवॉइड करके उनको एलपीजी कनेक्शंस दिलवाओ ताकि पोल्यूशन कम हो। इसके लिए मोदी जी ने उज्ज्वला योजना भी लॉन्च करी है, ये भी आपने पीछे पढ़ा है, राइट। आप साथ में एडिशन कर सकते हैं। जैसे 12th लेवल पे व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर, आप क्या ऐड कर सकते हैं इसमें, यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल्स सच एज एलपीजी इन हाउसहोल्ड्स टू रिड्यूस इंडोर एयर पोल्यूशन। ये तो आसान सा पॉइंट है, इसके नीचे लिख सकते हैं द उज्ज्वला योजना ऑफ मोदी जी एम्स टू अचीव द टारगेट। ऐसे जो पॉइंट्स हैं तब जाके पता चलेगा कि अच्छा ये बच्चा 12th लेवल का है इकोनॉमिक्स का, इसको पता है भाई गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च करी है। क्योंकि ये आंसर तो सभी बच्चे लिखने वाले हैं, इसमें फॉर्मेटिंग क्या आप करेंगे उस पर आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं। अब आगे देखिए, क्लीनर टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करो, ठीक है, और ऐसे तरीके यूज करो कि हर तरफ से आप चेक कर सको कि जो आप एनवायरनमेंट को दे रहे हो क्या वो सही है। पूरा एक मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम बनाओ। आप उस सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करो और ये देखो कि जो वेस्ट एमिशन हो रहा है क्या वो प्रॉपर है, क्या जब हम वेस्ट को डिस्चार्ज कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, क्या जो इंडस्ट्रियल हाउसेस है उनकी चिमनीज इतनी ऊपर लोकेटेड है जितना गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिया है। आज अगर आप रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया में जाएंगे तो आपको पता चलेगा रेजिडेंशियल एरिया के पास में ही बिजनेस, ये फैक्ट्रीज बनी हुई है और वो जो पोल्यूशन आ रहा है वो डेफिनेटली हमें इम्पैक्ट कर रहा है। तो ऐसी चीजें नहीं हो और उनको क्रॉस चेक किया जाए, ये चीजें जरूरी है। इसमें आप और बहुत सारे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं अपने मन से।
आगे आ जाइए, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये एक डिफरेंट टॉपिक है। यहाँ आप अपने मन से चीजें ऐड नहीं कर पाएंगे, इसमें आपको कुछ चीजें बुक से देखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेटअप किया। कब? इन द ईयर 1974, सेंट्रल लेवल पे हुआ था। फिर दिस वाज फॉलोड बाय स्टेट्स एस्टैब्लिशिंग देयर ओन स्टेट लेवल बोर्ड्स टू एड्रेस ऑल द एनवायरमेंटल कंसर्न। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया तो हर स्टेट की गवर्नमेंट ने अलग अलग स्टेट्स में भी अपने लेवल पे कुछ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स एस्टैब्लिश किए, ताकि एनवायरमेंटल कंसर्न को, क्योंकि सब मिलके करेंगे तभी एनवायरमेंट को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो स्टेट और सेंट्रल लेवल पे ये वर्क कर रहे हैं। अब इनके फंक्शंस क्या है? नंबर 1, they investigate, collect and disseminate. Disseminate means distribute various informations related with water, air and land pollution, lay down standards for sewage and trade effluent and emissions. क्या कर रहे हैं कि ये इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं एयर, वाटर और लैंड पोल्यूशन से रिलेटेड, और अलग अलग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं कि भाई सीवेज सिस्टम कैसा होना चाहिए, ट्रेड जब हो रहा है, बिजनेस जब हो रहा है, इंडस्ट्रीज लग रही है, फैक्ट्रीज लग रही है, तो उनको क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए। नंबर 2, these boards provide technical assistance to government in promoting cleanliness of streams and wells by prevention, control and abatement means खत्म कर देना, right, stop करना या फिर finish कर देना of water and air pollution in the country। यानी ये सरकार को टेक्निकल असिस्टेंस भी देती है। इसमें कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो बताते हैं कौन सा नया मॉडर्न तरीका यूज किया जा सकता है टू कंट्रोल पोल्यूशन। फिर they also carry out and sponsor investigation and research related to problems of water and air pollution and for their prevention, control and abatement। सेम है, रिसर्च करते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं और उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी लेके आते हैं। फिर दे ऑल्सो ऑर्गेनाइज थ्रू मास मीडिया कॉम्प्रिहेंसिव मास अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर द सेम, यानी ओवरऑल लोगों को अवेयर भी करने की कोशिश करते हैं कि कैसे पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद में they also prepare manuals, codes and guidelines related to treatment and disposal of sewage and trade effluents। यानी कि जो भी भाई इंडस्ट्रीज तो बंद करवा नहीं सकते कि हम कहीं इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से पोल्यूशन हो रहा है चलो इंडस्ट्रीज शट डाउन कर देते हैं, नो, दिस इज नॉट द सोल्यूशन। तो ये क्या करते हैं, ये गाइडलाइंस देते हैं, ऐसे केमिकल्स बनवाते हैं कि भाई इंडस्ट्रियल वेस्ट है तो उसको ऐसी टेक्नोलॉजी से ट्रीट करो कि वो जब तक डिस्चार्ज कर रहे हो आप नेचर में तो वो हमारे नेचर को हार्म ना करे, ठीक है। तो ऐसी अलग अलग टेक्नोलॉजीज बनानी है। अल्टीमेटली क्या होता है, गवर्नमेंट भी यही कहती है और नॉर्मल सिस्टम यही है कि इंडस्ट्रियल वर्क हुआ, अब जो कुछ लिक्विड वेस्ट है वो वाटर बॉडी में ही डिस्चार्ज किया जाएगा, लेकिन उसको वाटर बॉडी में डिस्चार्ज अगर आप कर रहे हो तो पहले तो ये इंश्योर करो कि ये वाटर बॉडी कौन सी है, दूसरा आप ये इंश्योर करो कि आपका वो वेस्ट जो है वो ऐसी टेक्नोलॉजी से ट्रीट किया गया है कि वो हमारी वाटर बॉडी को हार्म ना करे। तो ऐसा ही सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए। नेक्स्ट, दे असेस द एयर क्वालिटी थ्रू रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। एयर की क्वालिटी असेस की जाती है अलग अलग एरियाज में, उनके लिए रूल्स बनाए जाते हैं कि रेजिडेंशियल एरिया से इतनी दूर आपको इंडस्ट्री लगानी है। Next, state boards periodically inspect every industry under their jurisdiction through their district level officers to assess the adequacy of treatment measures provided to the trade effluent and gases emissions। यानी ये क्या करते हैं, periodically state level पे जो organizations है वो activities को cross check करती है, किसकी, अलग अलग industries की, और देखती है कि क्या इंडस्ट्रीज उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। इसके अलावा दे ऑल्सो प्रोवाइड बैकग्राउंड एयर क्वालिटी डेटा नीडेड फॉर इंडस्ट्रियल साइटिंग एंड टाउन प्लानिंग। यानी कि अगर आपको कहीं टाउन प्लानिंग करनी है, नया एक कॉलोनी एस्टैब्लिश करनी है, तो पहले आसपास का कैसे एनालिसिस किया जाएगा, या नया इंडस्ट्रियल एरिया बनाना है, इंडस्ट्रियल साइट बनानी है, तो उसके लिए भी कैसे आप क्वालिटी ऑफ एयर को और बाकी चीजों को चेक करोगे, उसके लिए भी ये बहुत सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा they monitor the quality of water in 125 rivers, wells, lakes, अलग अलग जगह की वाटर की क्वालिटी को भी चेक करते हैं। और एट लास्ट इन्होंने कहा आफ्टर असेसिंग एवरीथिंग कि सिर्फ हमारे काम करने से नहीं होगा, फॉर द फ्यूचर जनरेशन, इफ यू वांट टू leave the earth in a better condition, then you are supposed to adopt the sustainable development strategy।
you are supposed to understand the concept of sustainable development and to implement the concept in your life. तभी ऐसा होगा कि आप अर्थ को एक अच्छी कंडीशन में छोड़ के जाएंगे अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो एट लास्ट इन्होंने कहा कि आपको जरूरी है कि आप क्या करें, सिर्फ हमारे काम पे डिपेंड ना हो कि हम ही चेक कर लेंगे सब कुछ, आप अपने लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडॉप्ट कर लें। अब देखिए, अब आपका लास्ट टॉपिक है चैप्टर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या होता है, कैसे अचीव किया जा सकता है, बहुत आसान है। Have a look. Sustainable development refers to the development process that meets the need of present generation without compromising on the ability of future generation to meet their respective needs. यानी एक ऐसा डेवलपमेंटल प्रोसेस जो कहता है आप अपनी आज की जरूरत पूरी करो, कोई टेंशन नहीं है, करनी पड़ेगी, ह्यूमन लाइफ है, सर्वाइवल के लिए यू नीड टू फुलफिल योर नीड्स, बट यू मस्ट कीप इन माइंड कि आप अपनी जरूरत जितनी पूरी कर पा रहे हो, आपकी फ्यूचर जनरेशन भी उतनी केपेबल हो अपनी नीड्स फुलफिल करने के, उनके लिए भी उतने रिसोर्सेस छोड़े। आप सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए अपने घर का। हम सबके एंसेस्ट्रल्स, हम सबके जो पेरेंट्स हैं, हम सबके पेरेंट्स के जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनके भी पेरेंट्स हैं, सबने क्या किया, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए रिसोर्सेस को अक्यूमुलेट किया और उन रिसोर्सेस को अपनी फ्यूचर जनरेशन को हैंड ओवर जरूर किया, राइट। सभी अर्न कर रहे हैं और अर्न करने के बाद कोशिश कर रहे हैं कि अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए खुद छोड़ के जाए ताकि अपनी फ्यूचर जनरेशन को वो सपोर्ट कर सके। तो वही हमें करना है मदर अर्थ के साथ भी, ठीक है, हमें ओवरऑल लेवल पे करना है। तो देखिए क्या कह रहे हैं ये एम क्या है इसका, कि प्रेजेंट जनरेशन जैसा काम कर रही है एटलीस्ट वो क्वालिटी ऑफ लाइफ तो नेक्स्ट जनरेशन को मिले। उससे ज्यादा मिले तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन एटलीस्ट उससे कम तो ना मिले, ठीक है। फिर एनवायरमेंटलिस्ट ने सस्टेनेबिलिटी कहा है कि बैलेंस होना चाहिए एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में, कि ग्रोथ तो करनी है, डेफिनेटली यू मस्ट ग्रो, विदाउट ग्रोथ तो कुछ भी नहीं है, बट व्हाइल ग्रोइंग आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने एनवायरमेंट को भी प्रिजर्व करना है। अगर आप सेल्फिश होके ग्रोथ करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे प्रॉपर, राइट। तो ये बता रखा है। इसके बाद में नेक्स्ट आपको कह रहे हैं इकोनॉमिस्ट के लिए सस्टेनेबल होने का मतलब है कि कैपिटल असेट्स कांस्टेंट रहे या बढ़े। देखो, दो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज है। एनवायरमेंटलिस्ट अगर कोई है तो वो कहता है सस्टेनेबिलिटी का मीनिंग ये है कि ग्रोथ हो पर एनवायरमेंट का ध्यान में रखो। और इकोनॉमिस्ट की बात करें ना, तो इकोनॉमिस्ट तो कहता है मेरे रिसोर्सेज, मेरी चीजें, तो वो कह रहा है भाई मेरे नेशन की जो कैपिटल असेट्स है वो या तो कांस्टेंट रहे या बढ़े, एटलीस्ट वो कम ना हो, है ना, वो डैमेज ना हो। कैपिटल असेट में सब कुछ आ गया, इवन द माउंटेन्स, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी असेट होती है। तो ये सारी असेट्स कम नहीं होनी चाहिए, बढ़ जाए तो बहुत ही बढ़िया है। फिर द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज इट्स ओरिजिन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हाईलाइट कर लीजिएगा। इट कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, और अगर नहीं भी पूछा जाए ना तो आफ्टर राइटिंग द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि आपके पेपर में 1 मार्क क्वेश्चंस नहीं है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग लिखने के बाद अगर आप ये पॉइंट हाईलाइट कर देते हैं तो एग्जामिनर विल हैव अ गुड इंपैक्ट। उसको पता चलेगा कि अच्छा ये बच्चा अच्छा है, इसने अच्छे से पढ़ाई करी है। तो देखिए, द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज इट्स ओरिजिन इन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज 1980 वर्ल्ड कमीशन स्ट्रेटेजी रिपोर्ट, ठीक है, उसमें बताया गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। चलिए आगे देखिएगा। राघव, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ अटेंडेंस, then just have a look. Sustainable development is the development which will allow future generations to have a potential average quality of life that is at least as high which is being enjoyed by current generation. बात एक ही है घूम फिर के, जैसी लाइफ आपके पास आज है एटलीस्ट ऐसी लाइफ फ्यूचर जनरेशन को मिल सके, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट तब होगा जब हम अपनी सारी नीड्स को फुलफिल कर पाएंगे, इंक्लूडिंग द नीड्स ऑफ पुअर पीपल, बट इनको पूरी करते टाइम हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारा एनवायरमेंट, हमारे एनवायरमेंट को हम नुकसान नहीं पहुंचाए। फिर अलग से अगर आपको पूछ ले व्हाट आर द एम्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये देखिए ये 3 एम्स हैं।
ये अलग से पूछ सकते हैं, राइट? तो सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन एंड फ्यूचर जनरेशन विदाउट कॉजिंग डैमेज टू एनवायरमेंट, एम नंबर 1. नंबर 2, टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज टू आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम. जितना डैमेज कर दिया है वो तो ठीक है, अब तो संभल जाओ, है ना? अब तो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम यानी एनवायरमेंट को डैमेज मत करो. एंड नंबर 3, टू कंजर्व एंड नर्चर द बायोडाइवर्सिटी एंड अदर रिसोर्सेज फॉर लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी. इफ यू वांट टू सस्टेन योर लाइफ, तो इसके लिए ये जरूरी है कि आप सस्टेन करें एनवायरमेंट को. तो वही चीज दी हुई है. चलिए आगे बढ़ जाते हैं. How to achieve sustainable development? Here are some rules which need to be followed if you want to attain sustainable development. Look, there can be a confusion in your mind क्योंकि ये heading थोड़ी सी ways की तरफ जा रही है. How to achieve sustainable development है, और next heading बताएंगे आपको strategies कि कौन से प्लान्स बनाए गए. तो यहाँ पे यू हैव टू हाईलाइट दिस वर्ड रूल. इफ यू आर आस्क्ड द रूल्स टू be followed in order to achieve the target of sustainable development, then you are supposed to explain these 5 rules. These are very simple. Number 1, restrict the use of renewable resources. इतना ही यूज करो जितना आपका एनवायरमेंट रीजनरेट कर सकता है. रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, बिल्कुल यूज करो, यूज करना ही चाहिए. बट while using the renewable resources, you must keep in mind the regeneration capacity of environment. The rate of resource extraction should not exceed the rate of resource regeneration. क्यों? क्योंकि अगर आप उसको एक्सट्रैक्शन को ज्यादा करेंगे तो एनवायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, जिससे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा. नंबर 2, सब्स्टिट्यूट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विद रिन्यूएबल रिसोर्सेज. राइट, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो डिप्लीट होते जा रहे हैं, तो उनकी जगह रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करो. बट रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करते टाइम भी आपको ध्यान रखना है कि कितना यूज करें जितना हमारा एनवायरमेंट रिक्रिएट कर सकता है, रीजनरेट कर सकता है. तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है. फिर थर्ड वन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनपुट एफिशिएंट बन जाओ. ऐसी टेक्नोलॉजी बनाओ, ऐसे रिसोर्सेज डेवलप करो कि मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम काम हो सके, यानी बिजनेस अप्रोच लगाओ. कम से कम इनपुट्स यूज करो और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आपको मिले. कम लैंड पे ज्यादा फूड ग्रेन्स बनाई जा सके, है ना? कम एरिया पे बड़ी फैक्ट्री एस्टैब्लिश की जा सके. फ्लैट सिस्टम बने ना, इसी बेसिस पे तो बने. पहले तो घर हुआ करते थे लोगों की, बट क्योंकि अब हमें कम जगह में ज्यादा लोगों को रखना है, तो ऐसे में हमने अपार्टमेंट्स बनाए. ठीक है, तो ऐसे और भी बहुत सारे तरीके. ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल है. तो इतनी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस करो कि आप कम इनपुट में ज्यादा काम कर सको, ज्यादा आउटपुट दे सको. फिर पोल्यूशन और पॉपुलेशन, दो बड़ी प्रॉब्लम्स, इन दोनों को कंट्रोल करो, क्योंकि ये दोनों कंट्रोल होगी तो एनवायरमेंट अपने आप प्रोटेक्ट हो जाएगा. तो 5 रूल्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, ये आपको याद रखने हैं. इसके बाद स्ट्रेटेजीज थोड़ी डिफरेंट है. रूल्स क्या क्या है? यू शुड रेस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज. यूज करना है बट कितना? एनवायरमेंट की रीजनरेशन कैपेसिटी जितना. सेकेंड, you should replace the non-renewable resources with renewable, but then also you must keep it in mind कि renewable resources भी उतने ही आपको यूज करना है जितना आपका एनवायरमेंट रीजनरेट कर सकता है. इसके अलावा यू मस्ट बी इनपुट एफिशिएंट, पोल्यूशन कंट्रोल कीजिए और पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को कंट्रोल. अब कुछ स्ट्रेटेजीज है जो आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी. ठीक है, क्या स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करें कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सके? देखिए, नंबर 1, ये सारी ना हमारे डेवलपमेंटल प्रोसेस से रिलेट करके बताएंगे. एग्जामिनेशन में एनी वन स्ट्रेटेजी कैन बी आस्क्ड इन 2 marks, or maybe you are supposed to write 3 strategies for 3 marks also. The question can be asked in any way. You must prepare all these strategies according to 2 marks each. Number 1, use of non-conventional sources of energy. Non-conventional sources जो बहुत पुराने टाइम से यूज नहीं हो रहे, recent टाइम पे डेवलप किए गए हैं. जैसे कि हम बात करें सोलर प्लांट्स की, हाइड्रो पावर प्लांट्स की. तो ये फर्स्ट पॉइंट यही कह रहा है. फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इंडिया अभी भी, अगर हम बात करें, डिपेंड है थर्मल प्लांट्स पे ज्यादा. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी नीड्स के लिए, पावर नीड्स के लिए, और ये हमारे एनवायरनमेंट पे एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं. इवन हाइड्रो पावर प्लांट भी उतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं है, ये भी हमारे एनवायरनमेंट पे एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है. तो ऐसे में 2 दूसरे सोर्सेज है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, जिसको अगर आप एनर्जी
के लिए यूज करें तो काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे। विंड एंड सोलर, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, ये दोनों ही क्या है, ऐसे सोर्सेज है जो अगर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ यूज किए जाए तो एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेंगे। काफी ऐसे एरियाज है जहाँ विंड बहुत हाई स्पीड की है, तो वहां पे अगर विंड मिल्स डेवलप किए जाए, बचपन में पढ़ा था ना विंड मिल क्या होता है, बनाया भी होगा प्रोजेक्ट पे, राइट, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकेगी विदाउट कॉजिंग एनी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। ठीक है, फिर सोलर एनर्जी, अभी तो आपने देखा ही है बीकानेर में भी कितने सोलर प्लांट्स डेवलप हो गए, इवन आप अपने स्कूल के टेरेस को देख सकते हैं, राइट। और आप एक छोटा सा सर्वे भी कर सकते हैं जिसमें आप मैम से और सर से पूछ सकते हैं कि क्या चेंज उन्होंने ऑब्जर्व किया सोलर एनर्जी को अडॉप्ट करने के बाद। ऑब्वियसली इकोनॉमिकली भी एक बार जरूर कॉस्टली होता है, बट उसके बाद में ये हमें बहुत सपोर्ट करता है फाइनेंशियली। तो देखिए क्या कह रहे हैं ये, इंडिया इज नेचुरली एंडोड विद अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, जिसको भी यूज किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए। ये आपको पता है हमेशा से बहुत अच्छे से, राइट। बोथ दीज सोर्सेज आर टोटली फ्री फ्रॉम पोल्यूशन। कौन कौन सा, विंड और सोलर। ऑल्दो अगर हम बात करें थर्मल एनर्जी की कंपैरेटिवली हाइड्रो पावर प्लांट्स भी यूजफुल है उसके कंपैरेटिवली, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें सबसे ज्यादा जो हम टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की कोशिश अगर हमें करनी चाहिए तो वो है सोलर एनर्जी यूज करने के लिए और विंड एनर्जी यूज करने के लिए। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा हाइड्रो पावर प्लांट्स भी यूजफुल है, हमें इनको अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि आगे आप एक स्ट्रेटेजी पढ़ोगे जहाँ पे आपको हाइड्रो प्लांट्स डेवलप करने को कहेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे आ जाइए, यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल, वही वाली बात है वापस कि सीएनजी यूज करो। सीएनजी ऑटोज का प्रमोशन हुआ आपने देखा होगा, राइट। और रूरल एरिया में जो हाउस होल्ड में काउ डंग यूज हो रहा है या फिर फ्यूल वुड यूज हो रहा है उनको अवॉइड करके एलपीजी कनेक्शंस। वापस आप इसमें लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने प्रोग्राम लॉन्च किया, उज्ज्वला भारत योजना लॉन्च की, वो भी क्यों, ताकि ये एक स्ट्रेटेजी भी हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हो सके इम्प्लीमेंट। नेक्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिनी हाइडल प्लांट। अब जहां पे पॉसिबल नहीं है सोलर एनर्जी यूज करना, जैसे कुछ हिल स्टेशंस है, कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे बहुत ज्यादा धूप नहीं आ रही है, जहाँ पे मौसम उतना वैसा नहीं है कि सोलर एनर्जी जनरेट की जा सके, वहां पे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए अगर मिनी हाइडल प्लांट लगा सकते हो, आपको लग रहा है कि ऐसी वाटर बॉडीज है या फिर ऐसे वहां पे सिस्टम है कि हाँ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पॉसिबल बाय यूजिंग द मिनी हाइडल प्लांट, तो आप वो भी करिए। एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्लांट्स डेवलप कीजिए और लोकल डिमांड्स को फुलफिल कीजिए। ठीक है, फिर आपको कह रहे हैं ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस, वापस से कुछ पुराने सिस्टम्स को अडॉप्ट कीजिए क्योंकि ये सिस्टम एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, जैसे आयुष मेडिकल सिस्टम हो गया, हमने इसको पिछले चैप्टर में पढ़ा है हेल्थ केयर वाले में, राइट। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आईएसएम में आयुष की फुल फॉर्म हमने डिस्कस की थी, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी वगैरह, सिद्धा एंड होम्योपैथी, राइट। तो ये कीजिए। रूरल हेरिटेज से छोटी छोटी चीजें सीखिए, ट्रेडिशनल सिस्टम, क्योंकि जो पुराने लोग थे वो चीजों को बचाने पे फोकस करते थे, उनका टारगेट होता था थोड़ा थोड़ा अमाउंट सेव करो। आप अपनी दादी नानी को ऑब्जर्व कर लीजिए, जब आप अपनी ग्रैंड मदर्स को ऑब्जर्व करेंगे वेदर पैटर्नल और मैटर्नल, तो आपको पता चलेगा यस थोड़ी थोड़ी यादें ऐसी हैं, अभी भी हम देखते हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ वो पैसे बचाने पे ज्यादा फोकस करते हैं, राइट। कैसे वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट सेव करते हैं, तो वैसे ही ओवरऑल हमें थोड़ा थोड़ा एनवायरनमेंट को सेव करना है। ठीक है, आगे देखिए। वेस्टर्न सिस्टम जो आ रहा है ना वो ट्रेडिशनल सिस्टम को इग्नोर कर रहा है, चाहे वो मेडिकल सिस्टम हो चाहे वो दूसरा हो जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है, तो वापस थोड़ा सा ट्रेडिशनल हो जाएगी। नेक्स्ट वन, बायो कंपोस्ट को यूज कीजिए और बायोपेस्ट को कंट्रोल। देखिए बायो कंपोस्ट को यूज कीजिए केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह। जब आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कर रहे हो, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने की हैबिट आई हमें HYV सीड्स को यूज करने के बाद से। ग्रीन रिवॉल्यूशन जब इंप्लीमेंट हुआ था उसके बाद से हमारे फार्मर्स को हैबिट हो गई है केमिकल फर्टिलाइजर्स की। ये केमिकल फर्टिलाइजर्स हमारे लिए फूड की क्वालिटी तो खराब कर ही रहा है, साथ में लैंड की क्वालिटी भी खराब कर रहा है और उसके बाद में वाटर बॉडीज को भी खराब कर रहा है। तो ऐसे में आपको इसको अवॉइड करके बायो कंपोस्ट को यूज करना चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए,
ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि ऑर्गेनिक फूड की डिमांड आप बढ़ाएं, ठीक है, और ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बढ़ा के ऑर्गेनिक वेस्ट को कन्वर्ट करें, नेचुरल मिन्योर को यूज करें। ऐसी सारी चीजें आपको, ऐसे सारे मेथड्स आपको अडॉप्ट कर लेने चाहिए। फिर देखिए कंट्रोल ऑफ बायोपेस्ट। मैं वर्ड टू वर्ड रीड नहीं करवा रही हूँ क्योंकि ये पार्ट आप कर पाएंगे, अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप फिर पूछ सकते हैं ना, हम एक बार टॉपिक को वापस ले पाएंगे। कंट्रोल ऑफ बायोपेस्ट में ये कह रहे हैं कि भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद वापस वही बात है, आप केमिकल फर्टिलाइजर्स पे डिपेंड हो गए हैं, ऐसे में आपको पेस्ट कंट्रोल को करने के लिए दूसरे मेजर्स को अडॉप्ट करने की जरूरत है। राइट, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कौन कौन से एनिमल्स, वापस वही बात हो गई है कि हमारी जो साइकिल है इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, वो उनमें कौन कौन से ऐसे एनिमल्स है, कौन कौन सी ऐसी स्पीसीज है जो आपको हेल्प कर सकती है पेस्ट कंट्रोलर के फॉर्म में। जैसे आपने पढ़ा था स्नेक्स, लिजर्ड, ओवल्स और पिकॉक्स, ऐसे और बहुत सारे जो नेचुरली पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको ऐसे तरीके अडॉप्ट करने हैं, ना कि केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करना है। और लास्ट, चेंज इन अनसस्टेनेबल पैटर्न्स ऑफ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। जो आप एक अनसस्टेनेबल तरीका यूज कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कि केयरलेस अप्रोच यूज कर रहे हैं, वेस्टफुल कंजम्पशन कर रहे हैं, कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल को एक्सट्रीमली लग्जरियस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अवॉइड करें और फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर दें। हर एक्ट से पहले उसका इम्प्लीकेशन सोचें और अवेयरनेस स्प्रेड करें, खुद भी अवेयर हो और लोगों को भी अवेयर करें कि कैसे हमें अनसस्टेनेबल पैटर्न को हटा के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ मूव करना है। ठीक है, तो ये अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। बस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये सारे स्टेप्स अगर फॉलो किए जाए, इन स्ट्रेटेजीज को अगर इम्प्लीमेंट किया जाए, तो हम फर्दर एनवायरनमेंट को डिग्रेड होने से रोक सकते हैं और हम अपने नेचर को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली आपने वो सारी चीजें रिवाइज करी है जो आपने एनवायरमेंटल स्टडीज में पढ़ी थी। सबसे पहले आपने पढ़ा है कि एनवायरमेंट क्या था, उसके फंक्शंस क्या थे। देन आफ्टर वी हैव डिस्कस्ड द कांसेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, होता क्या है डिग्रेडेशन और क्यों होता है डिग्रेडेशन। फिर दो मेजर वर्ल्ड लेवल पे इश्यूज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, और फिर इंडिया की कुछ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जैसे कि लैंड डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस। Then the different concept was functions of pollution control board। ये पहला टॉपिक ऐसा था जिसमें आप मन से नहीं लिख पाएंगे। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या है, कब एस्टैब्लिश हुआ और उसके क्या फंक्शंस है। ये एक ही टॉपिक इस चैप्टर में ऐसा है जहां पे आपको एग्जैक्ट वही फंक्शंस बताने पड़ेंगे विच आर मेंशन्ड इन योर बुक, राइट। और उसके बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो आपने काफी बार पढ़ रखा है, उसके कुछ रूल्स और उसके कुछ स्ट्रेटेजीज। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब सस्टेनेबल हमें पढ़ाई में भी होना पड़ेगा, राइट। हमें ऐसा तरीका चुनना है कि हम रिजल्ट ला पाए आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा वाइंड अप हो गया है। अब यू मस्ट गो विद द एनसीईआरटी क्वेश्चंस। मेक श्योर इस बुक में आपको जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वेदर इट इज द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन और इट इज एनी क्वेश्चन गिवन इन योर बुक। एक एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, तो हर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस को कवर करना है आपको, ठीक है। ये जो बुक में विद सॉल्यूशंस गिवन है, एनवायरनमेंट के फंक्शंस, तो पीछे में कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस गिवन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन नंबर 8। Explain how the opportunity cost of negative environmental impact are high। बुक में पीछे छोटा सा टॉपिक तो है, लेकिन ये आप अच्छे से कर पाएंगे अगर आप यहाँ से पढ़ेंगे तो। बाकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजीज है और ये सारी चीजें जो आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। फिर ये, इज एनवायरमेंटल क्राइसिस अ रीसेंट फिनोमिनन, इफ सो व्हाई। तो बिल्कुल ये भी क्वेश्चन डिफरेंट है जो बुक के अंदर आपको टॉपिक में नहीं मिलेगा। मन से आंसर फ्रेम करने से बेटर है एक बार यहाँ से रीड करके रखें ताकि हमें पैटर्न पता हो। देखिए इंडियन इको में हमें आंसर पॉइंट्स में देना होता है, तो पॉइंट्स में आंसर के साथ एक कंक्लूजन बताया हुआ है, अच्छे से रीडिंग करिएगा, आराम से हो जाएगा। और ये भी डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको सारे रीड कर लेने हैं, आराम से हो जाएगा आपका ये चैप्टर कंप्लीट। हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ।